नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सोमवार को पेश किए गए बजट पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई प्रतिक्रिया पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि जिसने 5 साल छत्तीसगढ़ को लूटा, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया, छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया, उसे जनहित और राज्य हित कभी अच्छा नहीं लगेगा। और उनकी प्रतिक्रिया से ये बहुत स्पष्ट होता है कि उनकी सोच विकास विरोधी व छत्तीसगढ़ विरोधी सोच है। वास्तविकता ये है कि ये रजत जयंती वर्ष का बजट है और विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला इस बजट के माध्यम से रखी गई है। कांग्रेस द्वारा ईडी दफ्तर के सामने प्रदर्शन करने पर डिप्टी सीएम ने कहा कि ये कांग्रेस का रटा रटाया आरोप है। जहां पर भी आर्थिक अपराध होगा तो वहां ईडी पहुंचेगी और जो अपराध में संलिप्त होंगे उस पर कार्रवाई जरूर करेगी। देखिए, जिनने 5 साल छत्तीसगढ़ को लूटा, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया, छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया, उसे जनहित और राज्य हित कभी अच्छा लगेगा नहीं। और उनकी प्रतिक्रिया से ये बहुत स्पष्ट होता है कि उनकी सोच क्या है। ये विकास विरोधी सोच, छत्तीसगढ़ विरोधी सोच है। वास्तविकता ये है कि ये रजत जयंती वर्ष का बजट है और विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला इस बजट के माध्यम से रखी है। हर क्षेत्र को ध्यान में रखकर, हर वर्ग को ध्यान में रखकर यह समावेशी बजट बनाया गया है और निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार डबल गति से छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास की दिशा में आगे बढ़ाने वाला यह बजट है। देखिए, ये कांग्रेस का रटा रुटाया एक आरोप है। वास्तविकता ये है कि जहां पर भी अपराध होगा, जहां पर भी आर्थिक अपराध होगा, ईडी तो वहां पहुंचेगी और जो अपराध में संलिप्त होंगे उस पर कार्रवाई जरूर करेगी। देखिए, अब नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। बौखलाहट में कायराना वो हरकत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बल के जवान सजग है। आने वाले समय में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में मार्च 2026 तक देश नक्सल मुक्त होगा, बस्तर नक्सल मुक्त होगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सोमवार को प्रस्तुत छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 को प्रदेश के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट अटल निर्माण वर्ष के अनुरूप प्रदेश को एक नए विकास पथ पर ले जाने वाला है। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि इस बार बजट में छत्तीसगढ़ की आर्थिक संरचना को मजबूत करने के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं, जिससे बुनियादी ढांचे और विकास योजनाओं को मजबूती मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 850 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है, जिससे हजारों परिवारों को आवास की सुविधाएं मिलेगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस बजट में सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। किसानों, युवाओं, महिलाओं और सभी वर्गों के कल्याण के लिए बड़े वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। सरकार की ये प्रतिबद्धता है कि छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाया जाए और इस बजट के माध्यम से इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में राज्य बनने के बाद सबसे बड़ा बजट आज प्रस्तुत हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में मैं एक दो विषय ही है जो आपके समक्ष रखना चाहता हूं और उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि बस्तर में नक्सलिज्म से लड़ाई की दिशा में, नक्सलिज्म के उन्मूलन की दिशा में ये बजट बड़ा महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से बस्तर के युवाओं को किस तरीके से होम स्टे के साथ जोड़ना, किस तरीके से कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के साथ जोड़ना, किस तरीके से लघु वनोपजों को उस वहां प्रोसेसिंग करना, उसके यूनिट लगाना, कोंडागांव के एथेनॉल प्लांट को किस तरीके से चालू करना और बस्तर में नियत नीलानार के अंतर्गत विभिन्न गांवों तक किस तरीके से निर्माण कार्य करना, 3200 हमारे बस्तर फाइटर्स की नियुक्ति करना, इतनी गंभीरता से, इतने माइन्यूटली सोच करके बजट प्रस्तुत होते मैंने नहीं देखा। भाई, बजट पहले टीवी पर बहुत देखते थे, परंतु ऐसा इतनी दूर तक चिंता करके अगर कोई बजट बनाया गया, मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं इसका। पंचायत राज में आप देखेंगे तो 8500 करोड़ का प्रावधान प्रधानमंत्री आवास के लिए किया गया है। विगत सरकार में उस सरकार के मंत्री ने ही इस्तीफा दे दिया था, अपने विभाग को छोड़ दिया था, ये कह के कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बार बार कहा कि गरीबों के आवास के लिए आप राज्यांश जारी करें, परंतु उन्होंने नहीं किया और इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। आपको ध्यान होगा बहुत अच्छे से, इस बार प्रधानमंत्री आवास के लिए 8500 करोड़ रुपया माननीय विष्णुदेव साय जी का शत शत अभिनंदन है, हृदय से अभिनंदन है। इस बात के लिए वित्त मंत्री जी ने बहुत चिंता की है, उनका भी अभिनंदन है। इस बजट में 8500 करोड़ गरीबों के आवास के लिए दिया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। सारे विषयों पर बजट आप देखेंगे तो बहुत गंभीरता से चिंतन करते हुए, बहुत
दूरी तक एक एक चीज को सोचते हुए। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहूं कि अगर पूंजीगत व्यय पिछली बार 22,000 करोड़ से बढ़ाकर इस बार 26,000 करोड़ के आसपास किया गया है, उससे अधिक किया गया है, पूंजीगत व्यय बढ़ा है और आप देखेंगे कि सेस भी कम हो गया है और पेट्रोल का रेट भी कम हो गया है। तो जब पूंजीगत व्यय बढ़ता है तो टैक्स बढ़ाया जाता है, परंतु ये जादूगरी का बजट है। आप खुद सोचें कि इसमें पूंजीगत व्यय बढ़ रहा है फिर भी उसमें टैक्सेशन कम हो रहे हैं। और ये प्रावधान तभी संभव हो सकता है जब चिंता करके राज्य सरकार के आय को बढ़ाया जाए। पिछले 1 वर्षों में लगातार इस बात पर मेहनत करके राज्य सरकार के आय को बढ़ाने की कोशिश की गई और तब यह साहस किया गया कि टैक्स भी कम कर लिया जाए और पूंजीगत व्यय भी बढ़ा दिया जाए। बहुत शानदार बजट है। माननीय हमारे मुखिया, हमारे नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का इस पूरे मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार और अभिनंदन है। वित्त मंत्री जी ने बहुत मेहनत की है, उनका भी हृदय से आभार अभिनंदन है। उनकी पूरी टीम को मैं बहुत सारी बधाइयां देता हूं इस बहुत अच्छे बजट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार के 2025-26 आम बजट को लेकर कहा कि भाजपा सरकार का ये बजट जनमत को निराश करने वाला बजट है। बजट कृषि, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, उद्योग, वनोपज, युवा, महिला, आम आदमी, गरीब से छलावा मात्र है। भाजपा सरकार का ये बजट छत्तीसगढ़ की जन आकांक्षाओं के विपरीत शब्दों के माया जाल का बजट है। नेता प्रतिपक्ष महंत ने मोदी जी की गारंटी को फेल बताते हुए कहा कि पीएम आवास योजना के तहत 18 लाख आवास देने की बात की थी मगर दे पाए मात्र 6 लाख। महिलाओं को गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने की बात कही गई थी मगर आज एक नहीं दिया और बजट में भी कोई प्रावधान नहीं है। पूर्व बजट में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की गई थी, एक भी भर्ती नहीं हुई है। पिछले वर्ष बजट में नया रायपुर तक रेल सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी पर अभी तक चालू नहीं हुई है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार ने अपने प्रचार प्रसार के लिए 550 करोड़ का प्रावधान किया है जो जनहित से परे है। देखिए, मैं तो आप सभी पत्रकार साथियों को बधाई देता हूँ कि आपके अलावा किसी को कुछ नहीं दिया। शब्दों के माया जाल में उन्होंने न तो नौजवानों का ख्याल रखा, न बेरोजगारों का ख्याल रखा, न हमारे मजदूरों का ख्याल रखा, न हमारे उन किसानों का ख्याल रखा जो गांव में खेती करते हैं। उनने कोई विजन उनके लिए नहीं दिया है। ये बजट सिर्फ उनका जो भाषण होता है वो भाषण था और वो भी ऐसा भाषण जो ज्ञान और गति के बाद दुर्गति प्रदान करने वाला दिखता है। मैं कुछ आंकड़े आपको रखना चाहता हूँ। आज इन्होंने पिछले बजट में कहा था कि हम 33,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे मगर आज सिर्फ 600 इंजीनियर की भर्ती करने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने मोदी की गारंटी में 18 लाख आवास देने की बात कही है मगर ये सिर्फ एक प्रस्ताव है। उनके आर्थिक सर्वेक्षण को आप देख लीजिए, उसमें पिछले साल सिर्फ 6 मकान पूर्ण हुए हैं, बाकी का पूर्ण नहीं हुआ है। अभी पिछले साल 255 करोड़ का धान पूरी तरीके से सड़ गया है, उसके लिए उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। और अभी 40 लाख टन, जो 149 टन की बात कर रहे हैं, 40 लाख टन को बाजार में बेचने की बात कर रहे हैं जिससे 6,000 करोड़ का नुकसान होगा। इसके लिए उन्होंने कोई बात नहीं की। हमारे शक्कर के सभी कारखाने बंद हो रहे हैं, बंद हो गए हैं। हमारा मक्का का प्रोसेसिंग यूनिट कोंडागांव का बंद हो गया है। उन्होंने पिछले साल कहा था कि 2024-25 में 1,47,500 करोड़ की आय अनुमानित है मगर आज ही के प्रश्न में उन्होंने कहा है कि मात्र 93,860 करोड़ रुपए मिले हैं। मतलब 63% ही उन्होंने अपनी आय बजट में बताई है। जो इस तरह से सिर्फ 63% की आय जब बजट में आएगा तो हमारे आने वाले समय में क्या होगा। दिव्यांगजनों के आर्थिक उन्नति की बात करती है मगर पिछले साल
एक भी दिव्यांग आदमी को नौकरी नहीं मिली है, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। साल भर में बैकलॉग पूरा नहीं हुआ है। इस वर्ष उन्होंने दुर्ग से रायपुर या रायपुर से दुर्ग मेट्रो की बात कही है, मगर पिछले साल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो उनने बात कहा था वो बिल्कुल संभव नहीं हो पाया, बल्कि नए बजट में जो पिछले बजट में जो उनने घोषणा की थी कि रायपुर से रेल सेवा प्रारंभ करने जा रही है, वो रेल सेवा आज भी प्रारंभ नहीं हुई है। इस तरह से हम देखें, आप देखें, उनका ई पोर्टल कोई काम नहीं कर रहा है, डाटा प्रबंधन बिल्कुल जीरो है। और हम ये कह सकते हैं कि इस बजट से हमारे नौजवानों को, हमारे किसानों को, हमारे आदिवासी भाई को कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ एक लुभावना भाषण है जो उन्होंने बेहतर ढंग से बोलने की प्रैक्टिस करके दी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, शब्दों का मायाजाल है। ओके, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग जनपद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर माहौल दिखा, जिसमें भाजपा से अध्यक्ष पद के लिए कुलेश्वरी दिवांगन और कांग्रेस से उपाध्यक्ष पद पर राकेश हिरवानी ने अपना कब्जा जमाया। छत्तीसगढ़ के इतिहास में केंद्र राज्य के बाद पंचायत में भी भाजपा ने अपनी जीत दर्ज करा दी है। बता दें, दुर्ग जनपद अध्यक्ष के चुनाव में 24 जनपद सदस्यों ने वोटिंग की, जिसमें 13 मत कुलेश्वरी दिवांगन को मिले और वहीं संतोषी देशमुख को 11 मतों से संतोष करना पड़ा। इस पूरे वोटिंग प्रक्रिया को जनपद सीईओ और एसडीएम ने अपनी देखरेख में पूरा करवाया। वहीं नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष कुलेश्वरी दिवांगन ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना आभार जताते हुए कहा कि मैं पार्टी का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने जमीनी कार्यकर्ता को जनपद अध्यक्ष तक पहुंचाया। वहाँ पर उसको 5 लाख रुपए की राशि मिली। जिंदाबाद 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 जय जय श्री राम। अब मिलजुल के एक ही साथ तो चलना है नहीं? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। वहीं अगर हम जनपद उपाध्यक्ष की बात करें तो यहां पर एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। जनपद उपाध्यक्ष में राकेश हिरवानी ने जीत हासिल की है, जो कि कांग्रेस समर्पित है। उपाध्यक्ष पद के लिए राकेश हिरवानी को 12 मत मिले और वहीं 11 मत दूसरे प्रत्याशी को मिले। उपाध्यक्ष बनने की जानकारी मिलते ही कांग्रेसियों में हर्ष का माहौल बना रहा। इस दौरान मीडिया से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जनप्रतिनिधि और पीठासीन अधिकारी हरवंश सिंह मिहरी के लिए मैं सभी लोगों को यहाँ पे जो उपस्थित सबको धन्यवाद देना चाहूँगा पहले तो, और उसके बाद मेरी कांग्रेस पार्टी ने जो मुझे अधिकृत किया, सभी ने मिलकर मुझ पर विश्वास दिखाया और मुझे चुनाव जीता में पूरा सहयोग प्रदान किया। उनको भी मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। और उसके बाद जो जनपद सदस्य की जो टीम हमारी चुनाव में पूरी 24 टीम भिड़ी थी, और उसमें भी जिसने मुझे सहयोग किया उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रयास हमने दोनों के लिए किया था, अध्यक्ष पद के लिए भी उपाध्यक्ष के लिए, और दोनों को हमको जीत के आना था। कुछ त्रुटि हुई होगी हमसे, जिससे हम चूक गए अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन हमने दोनों के लिए इतना जो टीम बनाया था वो दोनों पद के लिए बनाया था। कुछ छोटी सी चूक हुई होगी जिसमें हम एक पद को खो दिए हम लोग। बहुत सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जनता जनार्दन को धन्यवाद, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद, और हमारे विधायक महोदय और मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष, जो भी हमारे जो अधिकारी कार्यकर्ता जो भी है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे सरकार की जो भी योजना है उसको हम हर नागरिक तक पहुंचाने की नहीं, हम अपने दम पर हमारे भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ है। वो फीकी वाली बात नहीं है। अब वो हो गया सो हो गया, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ है। तो मेरा नाम कुलेश्वरी देवांगन, क्षेत्र क्रमांक 1 से जनपद सदस्य के लिए लड़ी थी। मैं इससे पहले पेटीकोट सिलाई की हूँ और बुनकर का काम की हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि एक मजदूर को इतने बड़े पद देकर बहुत गौरवान्वित महसूस किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो है वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी है। इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सरकार रहते हुए भी हम लोगों ने जनपद में जितने लोगों को कांग्रेस की तरफ से अधिकृत किया था, उसमें से केवल मात्र 8 जीत के आए थे। 24 जनपद सदस्यों में केवल 8। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने अपना प्रयास, अपना कोशिश जारी रखा और कोशिश में हम लोगों को कामयाबी मिली। हम 8 के आज 12 हुए हैं और आने वाले समय में ये हमारी संख्या और बढ़ेगी। निश्चित तौर पे मैं ये मान के चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक हथकंडा अभी तक रहा है, खरीद फरोख्त से लेकर हर तरीके का दबाव की राजनीति तक उन्होंने इस्तेमाल किया है। बावजूद उसके हम उपाध्यक्ष पद जीतने में कामयाब रहे। जरूर अध्यक्ष में थोड़े असफल हुए, 8 से 11 तो हुए, लेकिन तो कुल मिला के ये मूल रूप से हम लोगों की कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी जीत है। जनपद पंचायत दुर्ग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए सभी निर्वाचित जनपद सदस्यों को पूर्व से ही लिखित सूचना जारी की गई थी। लिखित सूचना के आधार पर आज सम्मेलन हुआ और सम्मेलन में सर्वप्रथम निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार जनपद पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ
तत्पश्चात उनकी परिणाम की घोषणा के बाद जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के निर्वाचन हुआ एवं उसके निर्वाचित उपाध्यक्ष तक घोषणा किया गया। जनपद पंचायत के अध्यक्ष में श्रीमती कुलेश्वरी सुखदेव देवांगन एवं संतोषी देशमुख 2 अभ्यर्थी थे, जिनमें कुलेश्वरी को कुल 13 मत प्राप्त हुए और संतोषी देशमुख को 11 मत प्राप्त हुए। सभी मत विधिमान्य पाए गए। और उपाध्यक्ष में श्री राकेश कुमार हिरवानी एवं श्री अजीत कुमार चंद्राकर, इसमें भी 2 अभ्यर्थी थे, जिसमें राकेश कुमार हिरवानी को 12 मत मिले और अजीत कुमार को 11 मत मिले। इसमें एक मत जिसमें दोनों अभ्यर्थियों के सामने पे चिन्ह लगा दिए जाने के कारण वो रिजेक्ट किया गया और इस तरह से अध्यक्ष के लिए कुलेश्वरी सुखदेव देवांगन निर्वाचित हुई हैं एवं उपाध्यक्ष के लिए राकेश कुमार हिरवानी निर्वाचित हुए हैं और दोनों को निर्वाचन का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बलौदाबाजार जिले के गिरौदपुरी धाम में 3 दिवसीय मेले का आयोजन शुरू हो गया। इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। प्रदेश भर से लाखों श्रद्धालु गुरु घासीदास बाबा के दर्शन और सत्संग के लिए पहुंचते हैं। इस विशाल जन समूह को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखना और सांप्रदायिक सौहार्द को सुनिश्चित करना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। मेले के दौरान किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। फायर ब्रिगेड, अग्निशामक यंत्र और गोताखोरों की पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देवें। गिरौदपुरी मेला 4 तारीख से प्रारंभ होकर 6 तारीख तक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि सभी पर्याप्त व्यवस्था जो है जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित कर ली गई है। लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं यहाँ पे, उनका जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो बेहतरीन हो, इसके लिए जो है पूरा प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। तो उनको यहाँ पे कोई भी तरह की दिक्कतें ना हो और उनके भोजन की व्यवस्था की जा रही है, साथ में उनके रहने के लिए कोई दिक्कत ना हो उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। तो दर्शनार्थियों का अनुभव बेहतर हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार ये जो आयोजन है उसको बेहतरीन तरीके से आयोजन करने के लिए जिला प्रशासन और हमारी जो मेला समिति है इसकी भी बैठक भी हुई थी और मेला समिति की बैठकों के बाद जो है जो सुझाव उसमें आए उसके अनुसार भी जो है और उनको भी लागू किए गए हैं। और साथ ही पिछले 1.5 माह से यहाँ पे निरंतर तैयारियां चल रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार ये उत्सव में सभी दर्शनार्थियों का अनुभव बेहतरीन हो और सबको जो है परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई। सर, यहाँ पे इसमें शासन द्वारा जो है 24 जगह पे 24 स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं। 24 स्थानों पे प्रशासन द्वारा जो है व्यवस्था की जा रही है भोजन की, जिसके लिए खाद्य विभाग से जो है आवंटन भी प्राप्त हो चुका है। और उसके अतिरिक्त कोई भी जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी अपने अलग अलग जगह पे जो है स्टॉल्स लगाना चाहते हैं तो वो लगाते हैं और सभी का सामूहिक प्रयास होता है ताकि दर्शनार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। हमारे पेयजल में पिछले बार जैसे हमने केवल 9 टैंकर्स मान लीजिए लगे हैं, तो इस बार हमने टैंकर्स की संख्या जो है 17 जो है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बन रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स।
GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कहा जाता है कि सत्ता मिली नहीं कि जबान बेलगाम हो जाती है। ऐसा ही कुछ हाल बलरामपुर जिले में नवनिर्वाचित जनपद सदस्य मोहम्मद बख्श का है, जिन्होंने भरी सभा में कृषि मंत्री रामविचार नेताम के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए चोटा और बेवकूफ तक कह दिया। इस पूरे वाकये का वीडियो सामने आने के बाद भाजपाइयों में रोष व्याप्त है। जनपद सदस्य मोहम्मद बख्श निर्वाचित होने के बाद रामचंद्रपुर में जनता का आभार व्यक्त करने पहुंचे थे। सभा के दौरान अपने संबोधन में परीक्षा केंद्र के ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए मोहम्मद बख्श ने मंत्री के लिए अपशब्द का प्रयोग किया। हमारे क्षेत्र के जो कैबिनेट मिनिस्टर है और मुझे लगता है ये 6वां बार चुनाव जीत के आए हैं, आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, इन्होंने भाषण में अनिरुद्धपुर में क्या कहा, जब ये सवाल उठाया गया वहां के लोग बोले कि माननीय हमारे क्षेत्र से 10वीं 12वीं का सेंटर उठा के मचवा दामर, गाजर और लोधा में कर दिया गया, बताइए हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। उनका जवाब था कि ये सेंटर मोहम्मद बख्श के वजह से यहाँ से स्थानांतरित हुआ है। बताया गया था ना क्यों हुआ है, तो उन्होंने कहा कि ये चीट मरवाता था, सामूहिक नकल करवाता था, इसलिए यहाँ से सेंटर को उठा के मचवा दामर, गाजर और लोधा में किया गया। अरे चोट्टा, अरे बेवकूफ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, शासन तुम्हारा है, प्रशासन तुम्हारा है, फोर्स तुम्हारी है, ये बताओ मैं कैसे चीटिंग करवाया? रे चोट्टा, तू बेवकूफ समझता है यहाँ के लोगों को, पागल समझे हो? सरकार तुम्हारा है। अरे केंद्र अध्यक्ष को सस्पेंड करना चाहिए, प्रिंसिपल को सस्पेंड करना चाहिए, सेंटर को यही लगाना चाहिए था। ये क्या तर्क है कि अगर चीटिंग हो रही थी इसलिए सेंटर हटा दिए? कल थाना में अपराध हो जाए, कल थाना में अपराध हो जाए तो थाना को ही उठा के हटा देना। कहने को तो पंचायतों में महिलाओं के लिए पंच और सरपंच के पद आरक्षित रखे जाते हैं, लेकिन हकीकत में ज्यादातर मामलों में काम उनके पति ही किया करते हैं। लेकिन कवर्धा जिले के पंडरिया जनपद में तो एक पंचायत सचिव ने हद ही पार कर दी। दरअसल हुआ यूं कि कवर्धा जिले में पंडरिया जनपद के ग्राम पंचायत परसवारा में 7 महिलाएं चुनाव जीतकर पंच बनी, लेकिन जब शपथ लेने की बारी आई तो उनके पति ही शपथ लेने पहुंच गए। वही पंचायत सचिव ने भी महिला पंचों के पतियों को ही पद और गोपनीयता की शपथ दिला दी। ग्राम पंचायत परसवारा, जनपद पंचायत पंडरिया, जिला कबीरधाम का पंच सरपंच पद निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं सरपंच पद का कार्य सत्य निष्ठा से करूँगा। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों का पालन करूँगा। परसवारा के जनता की सब जनता का इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।